नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात बिहार चुनाव के मद्देनजर भारतीय लोकतंत्र पर उठ रहे सवालों पर। कई विद्वानों ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से चुनावी तंत्र पर कब्जा कर लिया है और चुनाव आयोग उसके मातहत के रूप में काम कर रहा है, उसे देखते हुए विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन क्या बहिष्कार करने से स्थिति बदल जाएगी? दुनिया में चुनाव के बहिष्कारों का क्या है इतिहास और उसका क्या नतीजा निकला है? भारत में चुनाव बहिष्कार कब और किसने किया है? और सबसे बड़ी बात, इन विवादों को देखते हुए भारतीय लोकतंत्र को लेकर दुनिया में क्या राय बन रही है? इस वीडियो में मिलेंगे इन तमाम जरूरी सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय जो है इंदिरा भवन, वहां 18 नवंबर को हुई बैठक की तस्वीर है। बैठक में उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्षों, प्रभारियों और सचिवों को बुलाया गया जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू हो गया है। पार्टी का मानना है कि यह वोट चोरी का एक तरीका है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालकर लोगों को सचेत भी किया था, लेकिन बिहार में NDA को जिस तरह अभूतपूर्व जीत मिली है, पार्टी उसे चुनावी तंत्र पर बीजेपी के कब्जे का नतीजा मानती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा वोट चोरी के लिए SIR प्रक्रिया को हथियार बनाने का प्रयास कर रही है। यदि निर्वाचन आयोग इसे नजरअंदाज करता है तो वह विफलता सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, वो संलिप्तता है, यानी संलिप्त है, यानी मिला है दोनों के बीच, यानी सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत है। और चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, वो सरकार के अधीन काम कर रही है। और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब सड़क पर उतरने का भी फैसला कर लिया है। खबर है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इसके लेकर दिल्ली की रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी। लेकिन इस बीच कुछ गंभीर आवाजों ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। चुनाव में शामिल होकर दरअसल विपक्ष एक भ्रष्ट तंत्र को वैधता दे रहा है। प्रसिद्ध लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका संबंध डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से भी है, आनंद तेल तुंबड़े, उनका भी एक लेख छपा है कुछ दिन पहले बिहार के इलेक्शन आने के बाद scroll.in में, द अपोजिशंस बिहार डिल्यूजन एंड द इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी। एक तरह से लोकतंत्र के भ्रम पर उन्होंने लिखा है। लेख में वे क्या कहते हैं ये देखिए। कहते हैं कि संस्थाओं, खासकर चुनाव आयोग पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। वोटर लिस्ट से नाम काटना यानी SIR, EVM, मीडिया सब कैप्चर हो चुके हैं। आगे कहते हैं कि जब तक बड़ी विपक्षी पार्टियां मौजूदा ढांचे में चुनाव लड़ती रहेंगी और उन्हें वैध मानती रहेंगी, तब तक वे सिस्टम को लोकतांत्रिक वैधता यानी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी देती रहेंगी। आनंद कहते हैं कि चुनाव लड़ने का मतलब है, चुनाव लड़ना बराबर सत्ता को देखो लोकतंत्र है का सर्टिफिकेट देना है। यानी अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो एक तरह से ये कहने का अधिकार सत्ता को मिल जाता है कि देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। आनंद तेल तुंबड़े कहते हैं कि विपक्ष की बिजनेस एज यूजुअल रणनीति एक भ्रम है, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलता जाए, ये रणनीति काम नहीं करेगी। असल लड़ाई सड़क पर उतरकर संस्थाओं को मुक्त कराने की है। आनंद तेल तुंबड़े IIT के शिक्षक रह चुके हैं और उन बुद्धिजीवियों में हैं जिन्हें भीमा कोरेगांव केस में 2 साल 7 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि पहली नजर में UAPA का कोई केस बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया था। अब सोचिए, एक प्रखर बुद्धिजीवी को यह कहना शायद ठीक भी है कि एक दलित समाज से आए हुए बुद्धिजीवी को 2 साल 7 महीने सिर्फ इसलिए जेल में सड़ना पड़ा कि वो सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाता है। ये एक उदाहरण है कि सवाल उठाने वालों को मौजूदा सत्ता किस तरह प्रताड़ित कर सकती है। उधर एक और बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार की अपील की है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनका रिश्ता, निजी रिश्ता, सत्ता पक्ष के बेहद महत्वपूर्ण चेहरे से है, ना कि विपक्ष से।
यह है मशहूर अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पतिदेव परकला प्रभाकर। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर करीब 80 सीटें बेईमानी से जीतने का आरोप लगा चुके परकला प्रभाकर मानते हैं कि चुनाव आयोग को कब्जे में करके बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। वे कहते हैं विपक्ष संसद में बैठकर सिस्टम को वैधता दे रहा है। लगभग आनंद वाली बात ही, वो इस्तीफा दे दे और सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़े। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव लड़ना सत्ता को और मजबूत बनाता है। यानी देश के तमाम लोगों में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि बीजेपी से उस मैच में जीतना संभव है जहां का अंपायर उसके इशारे पर काम करता है, नियम भी वही बनाता है और उस पर नजर रखने और हल्ला मचाकर जनता को जागृत करने की जिम्मेदारी रखने वाला मीडिया भी उसकी गोद में है, गोदी मीडिया। ऐसे में विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव पड़े। लेकिन ऐसा करना क्या आसान होगा? भारत में चुनाव बहिष्कार उन्होंने ही किया है जिन्हें संसदीय प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं है, जैसे कि माओवादी पार्टी। वो चुनाव नहीं लड़ती, उसे लगता है कि एक दिन वो ताकत के बल पे, बंदूक के बल पे सत्ता हथिया लेगी। वैसे ही कश्मीर में अलगाववादी भी हैं जो चुनाव प्रक्रिया के बहिष्कार का आह्वान करते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस जैसा दल जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में अगुवाई की, जिसने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था दी, जिसने एक संविधान दिया, उसके लिए चुनाव बहिष्कार की राह पर जाना आसान नहीं है। इसलिए उसने सड़क पर उतरना चुना है। कहा जाता है कि राहुल गांधी से लेकर काफी गंभीर हैं और वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर संघर्ष न करने वाले नेताओं के लिए अब कांग्रेस में रह पाना मुश्किल होगा। तो अब जरा देख लेते हैं कि चुनाव बहिष्कार का नतीजा क्या होता है, जिसकी बड़ी चर्चा की जा रही है। बहुत लोग सोशल मीडिया में भी लिखते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करो, पर होता क्या है? बगल में दो देश हैं जो कभी भारत के ही हिस्से थे, वहां ऐसे प्रयोग हुए हैं। वहां के बारे में देखिए। जनरल इरशाद, जिन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली थी, और खालिदा जिया जो वहाँ की एक बीएनपी जो विपक्ष की पार्टी है उसकी ये नेता है। 1986 से और 88 में 2 बार सैन्य शासक इरशाद के खिलाफ इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। इससे इरशाद कमज़ोर हुए और 1990 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसने जनरल इरशाद को सत्ता से हटने पर मजबूर किया। लेकिन फिर तस्वीर बदलती है। शेख हसीना 2014 और 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के खिलाफ भी बहिष्कार हुआ। नतीजा अवामी लीग को सभी सीटें मिली, सत्ता और मजबूत हुई। 2024 में तो टर्नआउट सिर्फ 40% रहा और हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बन गई। 2024 में हालांकि उनकी सरकार गिरी, लेकिन वो चुनाव बहिष्कार से नहीं, छात्र आंदोलन की वजह से बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ। अब तो वहाँ की अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुना दी है और वे भारत में है, निर्वासित, देश वापस नहीं जा सकती। इसका यह भी निष्कर्ष है कि सिर्फ चुनाव जीतने पर फोकस रखा और साख की परवाह न की तो पार्टी के लिए, नेता के लिए और देश के लिए बुरा नतीजा होता है। उधर पाकिस्तान का उदाहरण भी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के सदर अध्यक्ष इमरान खान काफ़ी समय से जेल में है। इसे सेना का षड्यंत्र बताते हुए उनकी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने लेकिन निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा, उन्हें सबसे ज़्यादा वोट और सीटें मिली। लेकिन पीएमएलएन और पीपीपी की कोलिशन सरकार बन गई। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और पीटीआई को अब ये कहने के सिवा कुछ नहीं बचा कि मैंडेट चोरी हो गया है। पर सत्ता पक्ष को फायदा है, सेना के हिसाब से सरकार काम कर रही है। पाकिस्तान तो एक अलग ही उदाहरण है। पाकिस्तान में बहिष्कार से विपक्ष हाशिए पर चला गया, सेना मजबूत हो गई जो पहले भी मजबूत थी। वैसे ये शर्म की बात नहीं है कि हम लोग भारत के लोकतंत्र की तुलना इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान से कर रहे हैं। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन हम नहीं, पूरी दुनिया ये कह रही है। ये भारत के लोकतंत्र की दुर्गति का एक उदाहरण है। मोदी सरकार और बीजेपी भारत के लोकतंत्र पर उठ रहे सवालों पर बिदकने लगती है, लेकिन दुनिया के सामने अब ये एक
अच्छे भले लोकतंत्र के नष्ट होते जाने का मामला है, स्पष्ट मामला है। इस संदर्भ में बहुत से शोध हुए हैं। शोध करने वाली संस्थाओं का स्पष्ट मानना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। देखिए दुनिया क्या कह रही है। पहले द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। इसका रिसर्च और एनालिसिस डिवीज़न है EIU, ये ब्रिटिश मीडिया कंपनी है जो द इकोनॉमिस्ट लंदन की। तो ये जो EIU है, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2024 में इसे 41वीं रैंक दी गई। 24 में हम 27वें स्थान पर थे, यानी करीब अगर आप वैसे जोड़ें तो 3 और 11 यानी 14 स्थान नीचे चला गया है। स्कोर 7.18, जिसे फ्लॉड यानी त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी के श्रेणी में भारत को रखा गया है, और कुल देश जो थे वो 167 थे। तो भारत का ये हाल है। अब जरा स्वीडन की वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वीडेम के निष्कर्ष भी देख लें। उसने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा है, यानी निर्वाचित तानाशाही। ये 2024 की रिपोर्ट है। 179 देशों में भारत का स्थान 100वां। वैसे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, लेकिन हमसे 99 देश बेहतर हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। ये कहा गया है कि हम एक क्लोज्ड डेमोक्रेसी, यानी भारत एक अभी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, एक क्लोज्ड डेमोक्रेसी बनने की ओर बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि चुनाव होंगे लेकिन नतीजे नियंत्रित होंगे, प्रभावित होंगे। ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, जिसे आप हिंदी में कहिए लंगड़ा लोकतंत्र। बहरहाल क्या इसका उपाय बहिष्कार है? ये भी देखें कि बहिष्कार को लेकर जो दुनिया में हुए हैं अध्ययन, वो क्या कहते हैं। पहले बात ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट के अध्ययन की कर लेते हैं। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और दुनिया का सबसे पुराना और प्रभावशाली थिंक टैंक माना जाता है। 1916 में स्थापित हुआ, यानी पहले विश्व युद्ध के दौरान। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, शासन और लोकतंत्र पर अध्ययन किया जाता है। अमेरिका की जो सरकार है उसकी कई नीतियां इससे प्रभावित होती हैं। यहाँ के रिसर्चर मैथ्यू फ्रैंकल ने 2016 में 171 चुनाव बहिष्कारों के मामलों का अध्ययन किया था, और उसका क्या निष्कर्ष है वो देखिए। मैथ्यू फ्रैंकल ने कहा कि बहिष्कार करने वाली पार्टी को सफलता, यानी रिफॉर्म हो, सत्ता में हिस्सा मिले या लोकतंत्र में सुधार हो, ये बहुत कम मामलों में हुआ है, यानी ये सफलता बहुत कम मामलों में मिली है। ज़्यादातर बहिष्कार विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाता है, यानी बहिष्कार से विपक्ष को नुकसान होता है। ये इस अध्ययन का निष्कर्ष है। कैसे? विपक्ष संसद से बाहर हो जाता है, विपक्ष का वोटर बेस जो है, वोट बेस, वो छिटक जाता है। बहिष्कार की धमकी ज़्यादा प्रभाव डालती है, ऐसा उनका मानना है। इससे रियायतें मिलती हैं, यानी बहिष्कार मत करिए लेकिन बहिष्कार की धमकी दीजिए। इसके अलावा स्वीडन के गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टेफन लिंडबर्ग और अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के प्रोफेसर एमिली प्यूलिव का अध्ययन भी है। उनका शोध वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज यानी वेडम जैसी संस्था इस्तेमाल करती है, जो दुनिया भर के लोकतंत्रों की स्थिति मापती है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की, जिसने भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा है। इसका क्या अध्ययन है? इसका अध्ययन बताता है कि दुनिया में सिर्फ 3.5% बहिष्कार ही सफल हो पाए, यानी नए चुनाव, तानाशाह का हटना या बड़ा रिफॉर्म इससे हुआ, ऐसा सिर्फ मामला 3 से 5%, माफ करिएगा, 3.5 नहीं, 3 से 5%। और इसके अलावा चुनाव बहिष्कार तभी सफल होता है जब उसके पीछे बड़ा जन आंदोलन हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। अकेला बहिष्कार ज्यादातर विपक्ष को ही खत्म कर देता है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, जहां लोकतंत्र के आवरण में तानाशाही कदम बढ़ा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। दुनिया भर में ऐसा नजर आ रहा है, और किसी सैन्य विद्रोह के जरिए नहीं, मौजूदा कानूनों में उलटफेर करके और संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करके, मीडिया को अपने काबू में करके ऐसा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल पूंजीवाद ने अपने संकट को कम करने के लिए 30-40 साल पहले
नव उदारवाद को अपनाया था, यानी श्रम कानूनों को कमजोर करने और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की राह में खड़ी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारों के साथ साठगांठ की थी। लेकिन अब उससे भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए लोकतंत्र को लंगड़ा बनाया जाना जरूरी है। इनसे मिलिए। अमिताभ कांत, शायद आप चेहरा जानते हो, ये नीति आयोग के फरवरी 2016 से जून 2022 तक सीईओ रहे, पूर्व आईएएस हैं। अमिताभ कांत ने दिसंबर 2020 में एक चर्चित बयान दिया था, टफ रिफॉर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी। अर्थात भारत में कठोर सुधार करना मुश्किल है क्योंकि हम टू मच यानी बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी वाले देश हैं। इस बयान पर काफी बवाल हुआ था। आरोप लगे थे कि मोदी सरकार को लोकतंत्र अब बाधा लगता है। इसके बाद बयान कम आए पर काम वही किया गया। आज का हाल क्या है? राहुल गांधी लगातार क्रोनी कैपिटलिज्म यानी याराना पूंजीवाद या सरकार और कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के साठगांठ का सवाल उठाते रहते हैं और ये नजर भी आ रहा है, यानी पूंजीपतियों के फायदे के लिए सरकार काम करती है और बदले में पार्टी को आर्थिक संसाधन मिलते हैं विराट पैमाने पर। कुछ विचारकों का कहना है कि पूंजी को अब लोकतंत्र की बाधा नहीं चाहिए, यानी सरकारों को सीधे नियंत्रित करने का काम हो रहा है। चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब लोग या छोटी पार्टियां या कम संसाधन वाली पार्टियां चुनाव लड़ ही नहीं सकती। अभी बिहार में 10,000 रुपए करोड़ों महिलाओं को बांटे गए। मतदान के चंद दिन पहले उनके खाते में ये पैसे गए। इस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा, जबकि अतीत में उसने ऐसी स्कीमों को रोका था। कॉर्पोरेट नियंत्रित मीडिया के लिए भी ये कोई मुद्दा नहीं बना, जो स्वाभाविक ही है। यानी कॉर्पोरेट जिसे चाहेगा वो सरकार बनाएगा और जो सरकार बनाएगा वो उन्हीं कंपनियों के लिए काम करेगा। इसमें खतरा यह है कि कल कोई विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी इन्हीं देशी पूंजीपतियों के सहारे भारत में सरकार बना ये बिगाड़ सकता है। ये पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे कमाने का खेल है, जो लोकतंत्र से लोक को निर्वासित कर रहा है। 5 किलो अनाज और चुनाव के पहले 10,000 की खुली रिश्वत देकर उसे तमाशबीन बना दिया गया है। लेकिन बहिष्कार का अवसादग्रस्त उपाय इसका हल तो नहीं है। संसद अगर सर्द हो जाए तो सड़क गरमाना ही एकमात्र उपाय बचता है। भारत की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, इसके लिए जनता को भी जागना पड़ेगा। इसमें ज्यादा देरी उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.